नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में इसकी प्रॉपर्टी चल रही है। मैंने आपको हेडिंग डलवा रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो इसके अंतर्गत दो प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी थी। आइए आज तीसरी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो थर्ड हेडिंग आप लिखेंगे और ये जो लॉ है तीसरे वाला, ये भी बीएससी फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का अर्थ होता है क्षेत्रीय वेग, ठीक है, क्षेत्रीय वेग संरक्षण का नियम, इसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए यानी कहने का मतलब ये है कि जो एरियल वेलोसिटी है ना, एक ऐसे पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, उसकी जो एरियल वेलोसिटी है यानी क्षेत्रीय गति है या क्षेत्रीय वेग है, उस कण का वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा यानी नियत रहेगा, ठीक है। आप एक चीज़ और लिख सकते हो, अंडर सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो गति है, ठीक है, क्षेत्रीय गति है, क्षेत्रीय वेग, वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर है। तो इसके लिए वही उदाहरण सबसे अच्छा है जो उदाहरण था, ठीक है, किसी प्लैनेट का सन के अराउंड मोशन का। तो आपको पता है इलिप्टिकल पाथ में मोशन होता है ना। केपलर के लॉ याद होंगे, इस यूनिट में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ होता है, जो इलिप्स होता है इलिप्टिकल पाथ, उसके किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर कोई प्लैनेट है जिसका मास m है और ये इसका जो रेडियस वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर r या पोजीशन वेक्टर कह दो, ठीक है। मान लो ये p पर है और थोड़े टाइम बाद ये जो प्लैनेट है ये कहाँ से लगाया, p डैश पर, ठीक। और ये टाइम कितना है, टाइम कितना लिया, dt, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंज होगा ये मान लो कितना हो रहा है, वेक्टर dr। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर r प्लस d वेक्टर r हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और इस तरीके से कोई पार्टिकल या कोई प्लैनेट सन के अराउंड मोशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो देखो यही बात हमें लिखनी है। लेट अस कंसिडर माना, ठीक है, एक प्लैनेट मान लो कोई भी जिसका मास कितना है, m माना है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इज रिवॉल्विंग, ठीक है, अराउंड द सन, सन के चारों ओर। और कहाँ, किस में, इलिप्टिकल पाथ में, इन इलिप्टिकल पाथ कह दो या ऑर्बिट कह दो, ठीक है, ऑफ रेडियस वेक्टर, जिसका रेडियस वेक्टर है वेक्टर r, ठीक है। m की बात हो गई, ठीक है। और देखो इन टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल dt में, भाई टाइम इंटरवल dt में ये जो प्लैनेट है ना, मूव्स, चला जाता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम p टू p डैश। कोई दिक्कत। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है कितना बन जाएगा, देन इट्स पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है किसका, प्लैनेट का, वो हो जाएगा वेक्टर r प्लस वेक्टर dr। देन इट्स पोजीशन वेक्टर बिकम्स वेक्टर r प्लस वेक्टर dr, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो देन इसके द्वारा जो एरिया वेक्टर है ना, वेक्टर एरिया का हो बल्कि, यानी एरिया कैसा, वेक्टर फॉर्म में कितना होगा भाई, जब ये P से P पे आएगा, ये लाइन यहाँ पे थी और ये इधर चली गई P डैश पे, तो कितना एरिया घेरेगा ये, वो एरिया निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो देन वेक्टर एरिया है ना, स्वेप्ट बाई, स्वेप्ट माने घेरा हुआ,
कौन घेर रहा है? ये रेडियस वेक्टर घेर रहा है, वेक्टर आर, या पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, रेडियस वेक्टर वेक्टर आर इसके द्वारा घेरा गया है। और कितने टाइम में? dt टाइम में। तो इन टाइम इंटरवल dt। क्लियर है? तो वेक्टर एरिया, ठीक है, यानी ये वाला एरिया, ये सारा, ठीक है, स्वेप्ट माने घेरा गया है किसके द्वारा? वेक्टर आर के द्वारा। भाई वेक्टर आर ऐसा है सारा और ऐसा चला गया तो घेरना नहीं है इसने सारा एरिया। कितने टाइम में? dt टाइम में। तो कितना हो जाएगा? वेक्टर dA मान लो इसे। और ये एक तरीके से देखो राइट एंगल ट्राइंगल ना बन रहा, तो एक तरीके से 1/2 आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? देखो 1/2, बेस कितना है? वेक्टर आर, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट ये वाली, ये है वेक्टर dr, वेक्टर dr, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कर दो dt से, तो डिवाइडिंग है ना, बाई dt ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ dt से डिवाइड करने पर। तो वेक्टर dA अपॉन dt बराबर 1/2, इसमें भी ऐसे कर लो, वेक्टर r इसके साथ लिख दो, dt को जो डिवाइड कर रहे हो इसके साथ लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा? वेक्टर dA यहीं लिख दो एक लाइन, वेक्टर dA अपॉन dt बराबर 1/2 वेक्टर r। ये देखो वेलोसिटी ना बन जाएगी? बन जाएगी ना, आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। विस्थापन बटे समअंतराल वेग होता है। तो वेक्टर dA अपॉन dt बराबर, एक काम करो, m से डिवाइड कर दो, तो m से मल्टीप्लाई कर दो v के साथ, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ये हो जाएगा p। भाई m इंटू वैक्टर v क्या होता है? वेक्टर p हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग बल गुना वेग होता है, ठीक है। वेक्टर r ये हो जाएगा वेक्टर p। क्लियर है? और एक बात और देखो, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, ये तो होता है एंगुलर मोमेंटम, अभी तो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो वेक्टर dA अपॉन dt बराबर ये वेक्टर j और अपॉन में 2m, ठीक है। ये एरियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर रफ करता हूँ, आगे चलेंगे फिर, ठीक है जी। इधर से रफ कर देता हूँ। देखो, क्योंकि एक बात मैंने कराई है पहले वाले ही प्रॉपर्टी में, है ना, अंडर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। क्या होता है बताओ? सेंट्रल फोर्स के अंडर आप खुद बताओ, वेक्टर j जो था वो कांस्टेंट ना होता, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, पहली प्रॉपर्टी है। सो वेक्टर dA अपॉन dt, भाई देखो ये 2m 1/2m या 2m तो कांस्टेंट है ही, 2 कांस्टेंट है, m मास है, मास कांस्टेंट रहता है, j भी कांस्टेंट हो गया अब सेंट्रल फोर्स के लिए। तो ये सारा किसके बराबर आया? कांस्टेंट के। और ये जो dA अपॉन dt है ना, इसे ही कहते हो आप एरियल वेलोसिटी, ठीक है। क्षेत्रीय वेग, ये क्षेत्रीय गति, ये 12th में भी थे, कैपलर के नियम है। ये दूसरे वाला जो मैं प्रूफ कराया ना, ये वास्तव में कैपलर का नियम है, मैं आपको बता दूं। जब कैपलर के नियम पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आएगा कि कैपलर का नियम है कैसे है, और फिर इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ मैंने यहाँ भी करा दिया ना, तो तब मैं चाहे ना भी कराऊँ, है ना, जब उसका प्रूफ करेंगे। तो ये सही मायनों में कैपलर का दूसरा नियम है। और ये क्या है? ये है एरिया में चेंज का रेट, अपॉन में dt आ जाए तो रेट होता है, दर कहते हैं, और ये चेंज है और ये एरिया है। तो एरिया में द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ही क्षेत्रीय वेग कहते हैं। और क्षेत्रीय वेग ये सारा है ये, और ये कैसा रहा है? कांस्टेंट। तो क्षेत्रीय वेग कैसा रहता है? एरियल वेलोसिटी कैसा रहता है? कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है, क्लियर है। तो गति करते समय ग्रहों का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन
द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैनेट्स के लिए बात मैंने करी। प्लैनेट भी क्या है, एक तरह के पार्टिकल है, एक बॉडी है, तो हैंस करके आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, हैंस द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की जो एरियल वेलोसिटी है, रिमेन्स कंजर्व्ड या रिमेन्स कांस्टेंट अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, हेंस करके ये लाइन लिख देना। क्लियर है, तो इस तरीके से ये थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है। क्लियर है, चलते हैं फिर आगे फोर्थ और लास्ट पर। आइए इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट और लास्ट मैंने बताया। ठीक है, देखो वो प्रॉपर्टी भी है ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी कि सेंट्रल फोर्स जो है ना, सिद्ध करो, प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल, यानी कि ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो, किया गया कार्य मार्ग पर या पथ पर निर्भर ना करता हो। ठीक है, या फिर ऐसा फोर्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती हो, ऐसे फोर्स को वो ऐसे वर्क क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, होता ही है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, ये 4 है ना, ये डी ABCD लिखा हो तो डी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये सेंट्रल जो फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड। तो सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड, है ना, नहीं कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव कह दो या सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव कह दो। ठीक है, या क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंडर सेंट्रल फोर्स, बल्कि ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। सेंट्रल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। ठीक है जी, तो ये आपको याद आ रहा होगा, लेकिन जो वो याद आ रहा है फर्स्ट सेम का, है ना, वो नहीं, उस मेथड से नहीं करेंगे। हमें पता है, एक बात कॉन्सेप्ट पता है हमें कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है, देखो ये कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट सेम का ये पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका कर्ल 0 होता है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो है उसका कर्ल निकाल लेंगे, और यदि उसका कर्ल 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है सेंट्रल फोर्स। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का ही कर्ल 0 होता है, और सेंट्रल फोर्स का कर्ल 0 आ गया, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हो, सेंट्रल फोर्स जानते हैं हम, क्या फॉर्मूला है भाई, वेक्टर एफ बराबर था, मैंने बताया फर्स्ट लेक्चर में, फंक्शन होता है डिस्टेंस का, और यहाँ आर कैप होता है। ठीक है, आर कैप की जगह आप ये भी लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन आर बता रखा है ये मैंने, वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा एफ आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। क्लियर है, और देखो ये जो फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स, ये जो सेंट्रल फोर्स है वेक्टर एफ, ठीक है, सेंट्रल फोर्स कैसा होगा, विल बी कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। लेकिन एक शर्त है, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होगा, लेकिन इफ़ यदि कर्ल जो है उसका, सेंट्रल फोर्स क्या मान लो, वेक्टर एफ जो मान रखा है, कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। लेकिन ये कब, यदि उसका कर्ल सेंट्रल फोर्स का वेक्टर एफ का कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो एक काम करो, कर्ल ही निकाल लो पहले इस फोर्स का, और कर्ल 0 आ गया तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो कर्ल को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिकल, वो मैथमेटिकल फिजिक्स में आ जाओ या मैथ्स में आ जाओ, थोड़ा ऐसे कह दो, इसे ऐसे लिखते हैं, कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, क्लियर है, वेक्टर एफ की वैल्यू रख दो, ये रही एफ आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। क्लियर है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ये तो एज इट इज लिख के चलो, 0 लाना है ये, तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस, ठीक है, एफ आर अपॉन
आर और ये वेक्टर आर। एक काम कर लो, ये जो एफ आर अपॉन आर है इसे जी आर मान लो, ठीक है। एक नया फंक्शन मान लिया ताकि इसे करने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो इसकी जगह एक नया फंक्शन आ जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर डेल क्रॉस जी आर इंटू वेक्टर आर। क्लियर है? देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा मैथमेटिकल फिजिक्स से, क्या, बिकॉज डेल क्रॉस फाइव वेक्टर ए बराबर है ना, ये फॉर्मूला होता है डेल फाइव क्रॉस वेक्टर ए प्लस, ठीक है, फाइव बाहर रहेगा, डेल क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फिजिक्स में था, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए कर्ल ऑफ वेक्टर एफ कितना हो जाएगा, देखो डेल क्रॉस, ठीक है, बताओ ये वाला फॉर्मूला, ये चलो मैं थोड़ा अच्छे से अप्लाई करके दिखाता हूँ, है ना, पहले अप्लाई ही करके दिखा दूँ। देखो डेल क्रॉस फाई की जगह है जी आर और यहाँ है वेक्टर आर, वेक्टर ए के स्थान पर, तो क्या आ जाएगा डेल फाई, फाई आएगा यानी जी आर आएगा, इसके साथ क्रॉस यहाँ आएगा वेक्टर आर प्लस फाई तो बाहर है यानी जी आर बाहर है और ब्रैकेट में है डेल क्रॉस वेक्टर ए की जगह वेक्टर आर, ठीक है, ये आया। सो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर आएगा, इसकी जगह भी ये रख दो सारा, तो डेल क्रॉस वो डेल जी आर क्रॉस वेक्टर आर प्लस जी आर और इनटू में है डेल क्रॉस वेक्टर आर जी। तो देखो डेल क्रॉस वेक्टर आर यानी कर्ल ऑफ वेक्टर आर, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स से आप जानते होंगे, ये जीरो होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं साइड में, कर्ल ऑफ वेक्टर आर यानी कि कर्ल को ऐसे लिखते हैं, ये जीरो होता है, ठीक है, डेल क्रॉस वेक्टर आर। तो ये क्या बचेगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर डेल जी आर क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, तो सारा ही जीरो हो गया। क्लियर है ना? अब एक फॉर्मूला और मैथमेटिकल फिजिक्स से आपको याद होना चाहिए, डेल होता है आर कैप डी अपॉन डी आर, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर डेल की जगह रखना है डी अपॉन डी आर, ठीक है, आर कैप बाद में लिख लो, चलो जी आर लिख लो पहले, आर कैप और यहाँ क्रॉस में है वेक्टर आर, ठीक है। और आर कैप भी आप जानते हो ये होता है वेक्टर आर अपॉन आर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी आर जी आर, है ना, आर कैप की जगह रख दो वेक्टर आर अपॉन आर और क्रॉस में है वेक्टर आर। तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ ये जगह डी अपॉन डी आर, इसे लिख लो जी आर अपॉन आर और ये एक साथ लिख लो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। ये मैंने पहले बताया कि एक जैसे वेक्टर की प्रोडक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगी। क्लियर है ना? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, ठीक है। तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ यहाँ जीरो रखोगे सारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो कर्ल वेक्टर एफ का कितना आया, जीरो। देखो आया है जीरो, और यदि जीरो आ जाए, यदि कर्ल वेक्टर एफ का जीरो आ जाए तो इसका मतलब वेक्टर एफ यानी सेंट्रल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हैंस करके लिख दियो, क्या लिखोगे, हैंस सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? तो आपका ये जो आपका प्रॉपर्टी थी ये भी आपकी प्रूफ हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो सभी कंप्लीट हो जाती हैं। इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।